नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। तो आइए शुरू करते हैं तेज खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत छात्रों, अध्यापकों और अभिभावकों से संवाद किया। पीएम ने दिल्ली के भारत मंडपम में जुटे हजारों छात्रों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने बच्चों को परीक्षा के भय से मुक्त होने, परीक्षा का बेहतर ढंग से सामना करने और तनाव मुक्त रहने के लिए बहुत से सुझाव दिए। परीक्षा पे चर्चा के इस 7वें संस्करण में छात्रों ने पीएम से परीक्षा संबंधी चिंताओं और उलझनों को लेकर सवाल पूछे। पीएम ने छात्रों के सवालों के जवाब दिए। प्रधानमंत्री ने इस संवाद के दौरान जोर देकर कहा कि छात्रों को तनाव मुक्त रखने के लिए अभिभावकों और अध्यापकों को भी ध्यान देना चाहिए। पीएम ने छात्रों के बीच स्वस्थ स्पर्धा पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने छात्रों को हर चुनौती से डटकर निपटने की सीख दी। पीएम ने कहा कि कुछ अभिभावक अपने विजिटिंग कार्ड के रूप में अपने बच्चों के साथ रिपोर्ट कार्ड की तरह व्यवहार करते हैं। यह अच्छी बात नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि फिटनेस के लिए संतुलित आहार और व्यायाम बहुत आवश्यक है। पीएम ने कहा कि स्वस्थ मस्तिष्क के लिए स्वस्थ शरीर का होना बहुत जरूरी है। पीएम ने इसके लिए पर्याप्त नींद को भी जरूरी बताया। मोबाइल के अत्यधिक प्रयोग के बारे में पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हर चीज के लिए एक मानदंड होना चाहिए। पीएम ने कहा कि किसी भी चीज का कितना उपयोग करना चाहिए, इसका विवेक होना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान दिल्ली के भारत मंडपम में एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। पीएम ने देश भर से आए छात्रों द्वारा प्रदर्शित मॉडलों को देखा। छात्रों ने पीएम को अपने नवाचार के बारे में बताया। पीएम ने इन सभी छात्रों का उत्साहवर्धन किया। नौकरी के बदले जमीन मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से ईडी की टीम ने कई घंटों की पूछताछ की। लालू से ये पूछताछ पटना में प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय में हुई। इस दौरान लालू यादव से ईडी ने ताबड़तोड़ कई सवालों के जवाब मांगे। ये मामला 2004 से 2009 के बीच का है। उस वक्त आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। लालू प्रसाद यादव पर आरोप है कि रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने बिना विज्ञापन के सरकारी नौकरियां दी। इसके एवज में उन्होंने अभ्यर्थियों से जमीनें अपने नाम लिखवा ली। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित आवास पर ईडी की टीम पहुंची। ईडी ने पिछले दिनों लैंड डील स्कैम में 29 से 31 जनवरी के बीच हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए समय मांगा था। ईडी ने इससे पहले 20 जनवरी को रांची स्थित सीएम हाउस में हेमंत सोरेन से उनका बयान लिया गया था। ये जांच झारखंड में माफिया द्वारा भूमि के स्वामित्व में अवैध परिवर्तन के एक बड़े गिरोह से संबंधित है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के समन पर झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने रांची में कहा कि अगर मुख्यमंत्री आज जवाब नहीं दे रहे हैं तो उन्हें कल जवाब देना होगा। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत संतोषजनक नहीं है। मैंने ये बात कई बार व्यक्त की है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने सहयोगी दलों के साथ ही न्याय करने में असमर्थ है। इनके मोहब्बत की दुकान में सिर्फ नफरत नजर आती है। दिल्ली के रायसीना हिल से स्थित बीटिंग द रिट्रीट के साथ 75वें गणतंत्र दिवस समारोह का औपचारिक समापन वहां पर हो गया। हर वर्ष की तरह इस साल भी गणतंत्र दिवस के बाद 29 जनवरी को बीटिंग द रिट्रीट समारोह का आयोजन किया गया। बीटिंग द रिट्रीट के समारोह में राष्ट्रपति और सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अन्य केंद्रीय मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और आम जनता उपस्थित रही। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी इस समारोह को बड़े धूमधाम से मनाया गया। समारोह की शुरुआत सामूहिक बैंड के शंखनाद धुन के साथ हुई। इस अवसर पर शाही रायसीना पहाड़ियों में स्थित ऐतिहासिक विजय चौक सूरज डूबने के समय पर बजाए जाने वाली सभी भारतीय धुनों का साक्षी बना। बीटिंग रिट्रीट समारोह में भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के संगीत बैंडों ने 31 मनमोहक और थिरकने वाली भारतीय धुनें बजाई। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए गरीब तबके के लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभ से वंचित रखने का आरोप लगाया है।
तमिलनाडु के राज्यपाल ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी बनने के पात्र नागपट्टिनम जिले के ग्रामीणों को प्रशासनिक उदासीनता और भ्रष्टाचार के कारण योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। बिहार में एनडीए के विधायकों ने निवर्तमान अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के विरुद्ध विधानसभा के सचिव को नोटिस दिया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बहुमत के आधार पर विधानसभा अध्यक्ष का चयन होता है और अवध बिहारी चौधरी को खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। कर्नाटक के मांड्या में 108 फुट ऊंचे स्तंभ से हनुमान ध्वज उतारने के बाद आज पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस मामले में सरकार और विपक्ष के बीच विवाद बढ़ गया है। जिला प्रशासन ने केरागोडू गांव में एहतियातन सुरक्षा बढ़ा दी है। कर्नाटक के मांड्या में कल उस वक्त तनाव पैदा हो गया जब अधिकारियों ने 108 फुट ऊंचे स्तंभ से हनुमान ध्वज उतार दिया। पुलिस और प्रशासन ने ध्वज स्तंभ पर हनुमान ध्वज की जगह राष्ट्रीय तिरंगे को लगा दिया है। केरल के तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस महिला कार्यकर्ताओं ने महंगाई और अन्य मुद्दों के खिलाफ केरल सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम पिछले कई दिनों से अपनी पार्टी के कार्यकलापों पर सवाल उठाते आ रहे हैं। उनका मानना है कि कांग्रेस किसी को रोकने की कोशिश नहीं करती, जिसे जाना है जाए। बिहार में नीतीश कुमार एपिसोड के बाद ताज़ा बयान में कृष्णन ने कहा है कि इंडी गठबंधन वेंटिलेटर पर था, नीतीश कुमार ने जिसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ईमानदार छवि वाला बताया। राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे पार्टी पॉलिटिकल टूरिज्म पर है और 2024 की नहीं बल्कि 2029 की तैयारी की जा रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने तमिलनाडु दौरे पर चिदम्बरम में श्री थिल्लई नटराज मंदिर में पूजा अर्चना की। उपराष्ट्रपति ने मंदिर में सभी देशवासियों की भलाई के लिए प्रार्थना की। उन्होंने भगवान नटराज से देश में शांति, समृद्धि और खुशहाली का आशीर्वाद देने की कामना की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने गुजरात के एकता नगर में इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड ISCL कौशल केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लगातार बढ़ते पर्यटकों के साथ एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में उभरा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि सरकार की कोशिश है कि देश विदेश के ज्यादा से ज्यादा लोग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आएं और पर्यटन के जरिए देश दुनिया में एकता का संदेश प्रसारित किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा 2024 पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साह ने अगरतला में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा 2018 से शुरू की। उनका मार्गदर्शन न केवल छात्रों बल्कि शिक्षकों और माता पिता पर भी लागू होता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर गठित कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है। कमेटी 2 तारीख को हमें ड्राफ्ट दे देगी और उनके ड्राफ्ट देने के बाद हम उसका आकलन करेंगे। उसके बाद राज्य विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड एक्ट बनाने की कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक्ट उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में भाजपा के संकल्प पत्र में था। उन्होंने कहा, देवभूमि की जनता के सामने हमने अपना संकल्प रखा, देवभूमि की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया और सरकार में आने का अवसर दिया। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने पटना में कहा कि बिहार नई ऊर्जा और नए संकल्प के साथ आगे बढ़ेगा। नीतीश कुमार का जब प्रस्ताव आया तो भाजपा ने उसे स्वीकार कर लिया। डबल इंजन की सरकार है तो लोगों का कल्याणकारी और विकास का काम बहुत रफ्तार से होगा। प्रवर्तन निदेशालय के सामने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के पेशी पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने साधा निशाना। उन्होंने कहा, वो कभी कभी चारा खा गए तो कभी जमीन घोटाला कर गए। बिहार के नए उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने पटना में कहा कि बिहार के विकास के प्रति हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिंतित रहते हैं, क्योंकि बिहार भारत की सांस्कृतिक विरासत का हृदय स्थल है और ये विकसित होता है तो पूरा देश विकसित होता है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। राज्य सरकार प्रयासों में जुटी है कि भक्तों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। योगी आदित्यनाथ ने श्री राम मंदिर परिसर में भक्तों के लिए की जा रही व्यवस्था का निरीक्षण किया।
धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र को समर्पित आस्था स्पेशल ट्रेन पिंक सिटी जयपुर से धर्मनगरी अयोध्या पहुंची। ट्रेन में सवार राजस्थान प्रदेश के 2500 राम भक्तों का अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर फूलों की वर्षा और ढोल नगाड़ों की धुन के बीच स्वागत किया गया और उन्हें अंग वस्त्र भी पहनाया गया। देश भर में चलाए गए आस्था स्पेशल ट्रेन में से पहली ट्रेन अयोध्या पहुंची है। स्वागत से अभिभूत हुए राम भक्तों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि ऐसा प्रधानमंत्री ना होता तो हम लोग अपने आराध्य के दर्शन इतनी सुविधाजनक ढंग से ना कर पाते। जम्मू कश्मीर के पुंछ के पीर पंजाल पर्वतमाला पर ताज़ा हिमपात जारी है। हिमपात के कारण प्रसिद्ध मुगल रोड को बंद करना पड़ा है। ताज़ा बर्फबारी से पहाड़ी क्षेत्रों में ठंड भी बढ़ गई है। एक छोटा सा ब्रेक। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। अभी नहीं करना मतलब? मुझे नहीं करना दूसरा बच्चा अभी। अरे पर क्यों नहीं करना, बताओ। आज रेडियो पे बता रहे थे कि पहले और दूसरे बच्चे के बीच अंतर रखना कितना जरूरी है। माँ बस हर 3 महीने में गर्भ निरोधक टीका लगवा ले। पर अंतर काहे रखना है? बच्चों के भविष्य के लिए। आगे जाके बच्चा कितना होनहार होगा ये पहले 2 साल में ही तय हो जाता है, क्योंकि बच्चे का 80% मानसिक विकास इसी समय में होता है। बताओ। सुन बब्बन, हिसाब कब करेगा तू? भाग कर रहा है। तो जरूरी है कि माँ बाप बच्चे के साथ खेले, उन्हें कहानियां सुनाएं। दूसरा भी आ गया तो फिर दोनों का ध्यान कैसे रखेंगे, हैं? समझे? समझ के क्या कर लोगे, हैं? अरे काकी, अब तो हम भी समझ गए। बच्चों के विकास और माँ की सेहत के लिए बच्चों में अंतर जरूरी है। तब तक हर 3 महीने में गर्भ निरोधक इंजेक्शन लगवाएं। बच्चों में अंतर बनाए उनकी लाइफ बेहतर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने लोगों की आम समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए। सीबीआई ने जम्मू कश्मीर के चिनाब घाटी में स्थित किरू जल विद्युत परियोजना में सिविल कार्यों के लिए निविदाओं में कथित अनियमितताओं से संबंधित एक मामले में लगभग 8 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। सीबीआई ने CBPPPL में तलाशी अभियान के दौरान लगभग 21 लाख रुपए से अधिक की नकदी के अलावा डिजिटल उपकरण, कंप्यूटर, संपत्ति दस्तावेज और आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए। देश के कई हिस्सों में घने कोहरे के कारण रेल यातायात प्रभावित हुआ है। उत्तर रेलवे के अनुसार दिल्ली आने वाली लगभग 16 रेलगाड़ियां अपने निर्धारित समय से काफी विलंब से चल रही हैं। दिल्ली में कृषि मंत्रालय ने कृषि क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन को कम करने और नूतन नर्सरी को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम की शुरुआत की। इस योजना से राज्य और दूरस्थ क्षेत्र में कार्य कर रहे किसानों को फायदा मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मिट्टी में कार्बन प्रतिशत को बढ़ावा देने और कार्बन उपयुक्त तकनीक को बढ़ावा देने की जरूरत है। इससे किसानों को फायदा होगा और मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बनी रहेगी। मौके पर कृषि मंत्रालय के सचिव, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और नीति आयोग के सदस्य मौजूद रहे। पश्चिम बंगाल में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने बैरकपुर में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने बहुत ही बर्बर तरीके से लाठियां बरसाईं, जिसमें कई भाजपा कार्यकर्ता बुरी तरह से घायल हो गए। गोवा में 6 से 9 फरवरी के बीच इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में दुनिया भर के 100 से भी ज्यादा देशों के प्रतिनिधि ऊर्जा क्षेत्र के आगे की रणनीति पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित हो रहे हैं। उच्चतम न्यायालय ने एनसीपी के अजीत पवार गुट के विधायकों को अयोग्य करार देने की मांग वाली याचिकाओं पर फैसला लेने के लिए स्पीकर राहुल नार्वेकर को 15 फरवरी तक का वक्त दिया। स्पीकर की ओर से 3 हफ्ते का वक्त और दिए जाने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को अग्रिम जमानत देने के आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली आंध्र प्रदेश सरकार की याचिका खारिज कर दी है। मामला इनर रिंग रोड की योजना बनाने में घोटाले से जुड़ा है। सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि यदि एन चंद्रबाबू नायडू जांच में सहयोग नहीं करते हैं तो राज्य सरकार जमानत रद्द कराने के लिए अदालत में जाने के लिए स्वतंत्र होगी।
ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग के वैज्ञानिक सर्वे की मांग को लेकर हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश वजूखाने में शिवलिंग जैसी संरचना मिलने के बाद से उस जगह को सील कर दिया गया है। हिंदू पक्ष का कहना है कि कोर्ट एएसआई के महानिदेशक को निर्देश दे कि शिवलिंग के आसपास की दीवार को हटाया जाए और शिवलिंग को नुकसान पहुंचाए बिना इसका वैज्ञानिक सर्वे किया जाए। हिंदू पक्ष ने पिछले साल 19 मई को दिए उस आदेश को वापस लेने की मांग की है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग वाली जगह के वैज्ञानिक सर्वे के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अप्रैल के लिए टल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को लिखित जवाब दाखिल करने को कहा। इस बीच शाही ईदगाह के सर्वे पर रोक लगाने वाला सुप्रीम कोर्ट का पुराना आदेश जारी रहेगा। पश्चिम बंगाल में फर्जी जाति प्रमाण पत्र से नौकरी पाने के कथित घोटाले की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। कारोबारी सप्ताह के पहले दिन रिलायंस इंडस्ट्रीज और बैंकिंग शेयरों में मजबूती की वजह से स्टॉक मार्केट में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 1241 अंक बढ़कर 71,941 अंक पर बंद हुआ। एशियाई बाजारों में मजबूत रुख के कारण स्थानीय शेयर मार्केट में भी तेजी देखी गई। निफ्टी 392 अंक बढ़कर 21,744 अंक पर पहुंच गया। बाजार के सकारात्मक रुख के बीच सोना 150 रुपये प्रति 10 ग्राम के बढ़ोतरी के साथ 63,950 रुपये प्रति 10 ग्राम के मूल्य पर पहुंच गया। वहीं चांदी के भाव में प्रति 1 किलो पर 50 रुपये की तेजी देखने को मिली। मजबूत मांग के बाद कारोबारियों द्वारा अपने सौदों का आकार बढ़ाने से वायदा कारोबार में कच्चे तेल की कीमत 140 रुपये की तेजी के साथ 6,521 रुपये प्रति बैरल दर्ज की गई। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का चालू वित्त वर्ष 2023-2024 की तीसरी तिमाही का एकीकृत शुद्ध लाभ 82% बढ़कर 3,181.42 करोड़ रुपये दर्ज किया गया। चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में गैस कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड का एकल आधार पर शुद्ध लाभ 10 गुना बढ़कर 2,842 करोड़ रुपए हो गया। वर्ष 2047-2048 में तमिलनाडु का बाजार मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद लगभग 2,600 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। हाल ही में क्रेडाई और नाइट फ्रैंक ने अपनी एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी है। आयुष्मान भारत योजना में सभी बुजुर्गों को जोड़ने से लेकर ऑनलाइन परामर्श सेवाएं प्रदान करने तक बुजुर्गों के लिए काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों ने सरकार से आगामी बजट में और अधिक समावेशी उपायों की मांग की है। विमानन कंपनी स्पाइस जेट को 900 करोड़ की फंडिंग मिली है। कंपनी ने 3 महीने में कुल 1100 करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड जुटाया है। उत्तर कोरिया ने महज एक सप्ताह के भीतर दूसरी बार अपनी नई रणनीतिक क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया है। सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर मलेशिया के अगले शासक होंगे। राजनीति को लेकर मुखर रहने वाले सुल्तान इब्राहिम को 31 जनवरी को राज्याभिषेक उनका किया जाएगा। ईरान ने एक आधिकारिक बयान जारी कर उन सभी आरोपों को निराधार बताया है जिसमें जॉर्डन में किए गए ड्रोन हमले में ईरान के शामिल होने की बात कही गई थी। राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की ओर से दावेदार निक्की हेली ने दक्षिण कैरोलिना में एक रैली को संबोधित किया। फ्रांस के सबसे बड़े किसान संगठन के प्रमुख अर्नोल्ड रूसो ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो फिर हम सभी किसान पेरिस को जोड़ने वाले सभी राज्य मार्गों को बाधित कर देंगे। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो जल्द जापानी नागरिकों के लिए वीजा फ्री व्यवस्था को फिर से बहाल करने को लेकर गंभीरता से विचार कर रहा है। पश्चिमी देशों के तमाम चेतावनी के बीच ईरान ने स्वदेश में विकसित सिमोर्ग उपग्रह वाहक रॉकेट का उपयोग करके एक साथ 3 उपग्रह लॉन्च किए। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने अमेरिका के केनेडी स्पेस सेंटर से कई स्टारलिंक इंटरनेट उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। यूक्रेन की सुरक्षा एजेंसी SBU ने युद्ध के दौरान हथियारों की खरीद में गड़बड़ी पाए जाने पर देश भर में कई जगहों पर छापेमारी की। इजरायली सैन्य बलों ने लेबनान के मारवाहिन में हिजबुल्लाह के सैन्य चौकियों पर किए गए भीषण हमले का वीडियो जारी किया।
भारतीय टीम को इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के दूसरे मुकाबले से पहले तगड़ा झटका लगा है। रविंद्र जडेजा और केएल राहुल चोट के कारण दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं। चयन समिति ने सरफराज खान, सौरभ कुमार और वाशिंगटन सुंदर को दूसरे टेस्ट के लिए टीम इंडिया में शामिल किया है। सरफराज को घरेलू क्रिकेट में अच्छे प्रदर्शन का फल मिला है। अंडर 19 विश्व कप के सुपर 6 स्टेज में कल टीम इंडिया की भिड़ंत न्यूजीलैंड के साथ होगी। ग्रुप ए में शीर्ष पर रहकर सुपर 6 में पहुंची भारतीय टीम के लिए अच्छी बात यह है कि इसी मैदान पर अगला मैच खेलना है जहां उसने तीनों मैच जीते हैं। आईसीसी ने अनुभवी तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को पहले टेस्ट के दौरान आईसीसी आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाया। एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब खबरों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। भारत के तेज गेंदबाज दीपक चाहर वापसी करने को तैयार हैं। उनकी नजरें T20 विश्व कप पर हैं। ओमान के मस्कट में चल रहे FIH हॉकी 5S पुरुष विश्व कप में भारतीय टीम का दमदार प्रदर्शन जारी है। भारतीय टीम ने तीसरे मुकाबले में जमैका को 13-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में स्थान बना लिया है। भारत की तरफ से मनिंदर सिंह ने 4 गोल करने में सफलता पाई। भारत की तरफ से मोहम्मद रहील और मनदीप मोर ने 2-2 गोल किए। खेल मंत्रालय ने एशियाई खेलों के पदक विजेता लंबी दूरी के धावक अविनाश साबले और पारुल चौधरी के अमेरिका के कोलोराडो में प्रशिक्षण के अनुरोध को मंजूरी दे दी है। चेन्नई में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तैराकी में लड़कों के 400 मीटर फ्री स्टाइल में राजस्थान के युग चेलानी ने स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। लड़कियों के 400 मीटर मेडले में कर्नाटक की तान्या ने सभी को पीछे छोड़ते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम करने में सफलता पाई। लड़कियों के 100 मीटर फ्री स्टाइल के फाइनल में असम की ज्योति हजारिका ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। लड़कों के 100 मीटर फ्री स्टाइल में आंध्र प्रदेश के एस गोटेटी ने स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। कुश्ती में लड़कों के 65 किलोग्राम भार वर्ग में दिल्ली के सागर ने शानदार खेल दिखाते हुए स्वर्ण पदक जीता। स्विट्जरलैंड में आयोजित फ्री राइड एनगेडिन स्नो खिताब 2024 में युवा खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन देखने को मिला। रियलिटी शो बिग बॉस को 17वां सीजन का विजेता मिल गया है। शो के फिनाले में मुनव्वर फारूकी ने अपने प्रतिद्वंद्वी अंकिता लोखंडे, मनारा चोपड़ा और अभिषेक कुमार को पीछे छोड़ते हुए ट्रॉफी को अपने नाम किया। ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण स्टारर फिल्म फाइटर बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। फिल्म ने महज 4 दिनों में कुल 118 करोड़ की कमाई कर ली है। निर्माता श्रीराम राघवन ने सबसे कम उम्र में परमवीर चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की बायोपिक बनाने का फैसला किया है। इस फिल्म की शूटिंग फरवरी में शुरू होगी। फिल्म फेयर अवार्ड्स के दौरान कार्तिक आर्यन बड़े हादसे का शिकार होने से बाल बाल बच गए। समारोह के दौरान दर्शकों की भीड़ बेकाबू होकर बैरिकेड तोड़ रही थी और कार्तिक से मिलने के चक्कर में एक दूसरे पर गिर पड़े। चर्चित शीना बोरा केस पर आधारित सीरीज द इंद्राणी मुखर्जी स्टोरी बरीड ट्रुथ जल्द ही दर्शकों के बीच होगा। शो को 23 फरवरी को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर प्रसारित किया जाएगा। तेजा सज्जा स्टारर फिल्म हनुमान ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया है। महज 20 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने अब तक सिल्वर स्क्रीन पर 250 करोड़ से अधिक की शानदार कमाई करने में सफलता पाई है। काजोल और करण जौहर लगभग 14 साल बाद एक बार फिर साथ में काम करते नजर आ सकते हैं। इस फिल्म के जरिए सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान अपनी एक्टिंग डेब्यू करने जा रहे हैं। अभिनेत्री जानवी कपूर बहुत जल्द साउथ सुपरस्टार सूर्या के साथ फिल्म कर्ण में नजर आने वाली हैं। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड्स के दौरान
ट्वेल्थ फेल को बेस्ट फिल्म के पुरस्कार से नवाजा गया। वहीं एनिमल के लिए रणबीर कपूर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा ने हाल ही में मुंबई फेस्टिवल 2024 के दौरान लाइव सिंगिंग का परफॉर्मेंस किया था। तो एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।